पार्ट 6 आशी गुप्ता, आखिर चीज क्या हो तुम। इधर दूसरी तरफ जंगल में राका अपने आदमियों के साथ वहीं पहुंचता है जहां कृष घायल होकर छुपा था। चिप ढूंढने के लिए राका अपने लोगों को चारों तरफ फैला देता है। अभी वो लोग चिप ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि उस इलाके में कोई और भी मौजूद है। सब तुरंत बिना आवाज किए पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं उस इलाके के आसपास बहुत सारे पुलिस और खोजी कुत्ते घूम रहे हैं और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को पूरी उम्मीद कि कृष काफी घायल है, तो पूरा चांस है कि वह उन्हें मिल जाए या उसके खिलाफ कोई सबूत ही हाथ लग जाए। कल रात हो जाने के कारण पुलिस रात को वहां नहीं आ पाई थी, लेकिन सुबह होते ही पुलिस ने वहां अपनी नाकाबंदी लगाकर खोजबीन शुरू कर दी थी। पुलिस वालों की नजर उस जगह पर पड़ती है जहां आशी कृष के साथ रात को रुकी थी। वहां बहुत सारा खून पड़ा हुआ था, बुझी हुई आग की राख और आशी का लाया हुआ पानी का गैलन भी वहीं पड़ा था। आशी की बनाई खिचड़ी जो उसने कृष को दी थी, वो सब देखकर पुलिस को समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगी कि कृष रात को यही था और किसी ने उसकी मदद की थी। तभी पुलिस वालों की नजर वहां पड़े एक आईडी कार्ड पर जाती है जो आशी का था, जो शायद कल रात को गलती से वहां गिर गया था। आईडी कार्ड देखकर पुलिस वाले आपस में कुछ बात करते हैं और सीनियर पुलिस जूनियर को आशी के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। पुलिस को वहां देखकर राका और गैंग के बाकी लोग छुपकर पुलिस वालों की बातें सुन रहे थे। राका जल्दी से कृष को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देता है। राका कृष को बताता है, किंग हमारे आने से पहले पुलिस वाले यहाँ अपनी टीम के साथ आ चुके हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि उन्हें वह चीट मिली है, लेकिन इसके आगे राका चुप हो जाता है। कृष परेशान होते हुए कहता है, लेकिन क्या, आगे बोलो। लेकिन उनके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा है। जिस लड़की ने आपकी मदद की थी, उस लड़की के कॉलेज का आईडी कार्ड पुलिस वालों के हाथ लग गया है और अब पुलिस वाले उस लड़की को परेशान करेंगे और उससे आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेंगे। अगर उस लड़की ने आपके खिलाफ मुंह खोल दिया तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। हो सकता है उसने आपका चेहरा देखा है। अगर आप ऑर्डर दे तो उस लड़की को खत्म कर दिया जाए। राका की बात सुनकर कृष गुस्सा होते हुए कहता है, खबरदार राका, जो ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की। जब तक मैं उस लड़की की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल लेता और जब तक मैं यह नहीं जान लेता कि वह मेरे बारे में कितना जानती है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे एक खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके साथ क्या करना है वह मैं डिसाइड करूंगा। तुम बस उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे आधे घंटे के अंदर दो, और याद रहे उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। कृष की बात सुनकर राका यस बॉस कहकर कॉल कट कर देता है। इधर दूसरी तरफ रॉकी ने एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग तैयार कर लिया था जिसका नाम उसने मूनलाइट रखा था। सभी स्पॉन्सर्स को वह गाना बहुत अच्छा लगा। रॉकी ने बाकी पेपर और फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दी क्योंकि कल उसका कॉन्सर्ट है। शाम को रॉकी ने अपने विला पहुंचकर घर में काम करने वालों से अपने भाइयों कृष और निक के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि कृष अपने कुछ जरूरी काम में बिजी है और निक अपने कमरे में हमेशा की तरह आराम कर रहा है। ये सुनकर रॉकी निक के कमरे की तरफ जाता है। इस वक्त इस रात के लगभग 8 बजे बज रहे थे। निक अपने कमरे में सोया हुआ था। रॉकी उसके सर पर हाथ फेरकर उसे प्यार से देखता है। ये है निखिल उर्फ निक, रॉकी और कृष का छोटा भाई, जिसकी उम्र 15 साल है। उसके दोनों भाई उस पर जान छिड़कते हैं। उसके शरीर का बाहिना हिस्सा काम नहीं करता, इस कारण उसे बोलने में भी तकलीफ होती है। निक अपना चेहरा भी ठीक से सीधा नहीं कर पाता। 13 साल पहले हुए एक्सीडेंट के वक्त वह सिर्फ 2 साल का था और तब से ही उसका ये हाल हो गया। कृष और रॉकी चाहे जितने भी बिजी हो, सोने से पहले एक बार जरूर निक को देखने आते हैं। खैर, तसल्ली कर लेने के बाद कि निक आराम से सोया है, रॉकी चुपचाप उसके माथे पर किस करके वहां से चला जाता है। रॉकी अपने कमरे में आकर फ्रेश होता है और अपना नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेट जाता है। वह जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होता है, उसकी आंखों के सामने आशी का चेहरा आने लगता है। उसकी अदाएं, नादानियां, उसका अपनी ही मस्ती में खुश रहना, उसका खूबसूरत चेहरा और गालों पर पड़ने वाले डिंपल। दरअसल आशी ने प्रोफेसर से जो बातें कही थी वह रॉकी को सुनाई तो नहीं दी थी, लेकिन दूर से देखकर वह समझ चुका था कि आशी ड्रामा कर रही है। उसे उसकी पूरी वजह तो नहीं पता थी, बस इतना समझ चुका था कि यह लड़की बहुत चुलबुली और ड्रामेबाज है। आशी को याद करके रॉकी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके ख्यालों में खोया गहरी नींद में चला जाता है। वही इसके उलट दूसरी तरह किसी की नींद उड़ी हुई थी। वह कृष, जिसके सामने इस वक्त राका कुर्सी पर बैठा था। कृष एक बड़े से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा था और राका के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। कृष का इशारा पाते ही राका अपने हाथ में रखी फाइल कृष के आगे करते हुए कहना शुरू करता है
किंग उस लड़की का नाम आशी है। आशी गुप्ता, उम्र 18 साल, एक अनाथ आश्रम में 5 साल की उम्र से पली बड़ी है। उसके माँ बाप किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन उनकी कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं निकाल पाए। इंडिया में बिहार की राजधानी पटना के एक छोटे से गांव से वह है। लगभग 2 हफ्ते पहले ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ने आई है। उसका सपना एक इंडियन कल्चरल फैशन डिजाइनर बनना है और इंडिया के कल्चर को न्यू स्टाइल से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। आशी नाम को मन में दोहराते हुए क्रिश को अपने दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अचानक उसे किसी की याद आने लगती है, लेकिन अगले ही पल वह अपने ख्यालों से निकलकर राका के चेहरे की तरफ देखता है और आगे की बात सुनने लगता है। एक नंबर की शरारती और ड्रामेबाज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। दूसरों की मदद करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने से भी पीछे नहीं हटती। आज से लगभग 3 साल पहले अपनी एक फ्रेंड को एक आवारा आशिक से बचाने के चक्कर में खुद मुसीबत में फंस गई थी। उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड पर एसिड अटैक करना चाहा था, लेकिन आशी ने हिम्मत दिखाए और उसे बचा लिया। भाई बहन या परिवार के नाम पर सिर्फ अनाथ आश्रम के बच्चे ही है, और आश्रम चलाने वाले 55 साल के बूढ़े इंसान जिनका नाम नवीन अवस्थी है, उनका बेटा समर भी यही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आशी फिलहाल समर के साथ ही रह रही है। क्रिश बड़े ध्यान से राका की बातें सुन रहा था। न जाने क्यों समर का नाम सुनकर उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसका कारण तो वह खुद नहीं जानता था। राका की बात पूरी होने के बाद क्रिश राका से पूछता है, तुम्हें उसके फैमिली बैकग्राउंड में कुछ भी शक करने जैसा लगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह लड़की हमारे दुश्मनों से मिली हो या फिर हमारी जासूसी करना चाहती हो? जवाब में राका कहता है, नहीं किंग, मुझे उस लड़की में शक करने जैसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वह लड़की अभी अभी इंडिया से आई है, सिर्फ 18 साल की है, और सबसे बड़ी बात, उसने जब आपकी जान बचाई उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। अगर वह चाहती तो आपकी जान ले सकती थी या आपको दुश्मनों के हाथों पकड़वा सकती थी। आप पूरी तरह से बेहोश थे, आपको कुछ पता भी नहीं चलता। उसके पास तो मेडिकल की पूरी सहूलियत भी नहीं थी। कम से कम वो आपको अपने झांसे में लेने के लिए आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट तो अच्छे से करती। क्रिश पूरी बात गौर से सुन रहा था। राका आगे कहता है, उस रात वह अपने कॉलेज कैंप के लिए उस इलाके में गई थी और अब आपकी मदद करने के चक्कर में अब वह मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि उसका आई कार्ड पुलिस के हाथों लग चुका है। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द पुलिस उसे पकड़ लेगी। डर सिर्फ इस बात का है कि अगर उसने आपका चेहरा देखा है तो आशी इनोसेंट होकर भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। मेरी माने तो उस लड़की को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ना जाने क्यों राका की बात सुनकर क्रिश को गुस्सा आने लगता है। वह अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है, शट अप राका, तुम्हें यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है, सलाह देने के लिए नहीं। उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। राका अपना सर झुका लेता है। क्रिश अपने गुस्से को काबू में करके फिर कहता है, तुम सिर्फ उस चिप का पता लगाओ जो हमारे लिए जरूरी है। वह लड़की मेरे बारे में कितना जानती है ये पता मैं खुद लगा लूंगा। राका क्रिश के अचानक बदले हुए रवैया को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि आमतौर पर इस तरह से बात नहीं करता था, खासतौर से अकेले में। लेकिन फिलहाल राका इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और क्रिश को बताता है, मैंने पूरे जंगल में तहकीकात कर ली है, पुलिस वालों के पास अपने खबरी भेजकर भी पता कर लिया है, उनके पास कोई चिप नहीं है। एंड आई थिंक वह चिप उस लड़की के पास है, क्योंकि तुम्हारे बेहोश होने से पहले चिप तुम्हारे पास थी और तुम्हारे आसपास सिर्फ वह लड़की। हो सकता है उस लड़की ने चिप चुरा ली हो या गलती से उसके पास चली गई हो। अगर तुम कहो तो उस लड़की को अभी किडनैप कर लिया जाए और पता लगाया जाए कि वह चिप कहाँ है। राका की बात सुनकर क्रिश कुछ पल अपने आप में कुछ सोचता है, फिर राका की तरफ देखते हुए पूछता है, इस वक्त वह लड़की कहाँ है? जवाब में राका बताता है, इस वक्त वह लोग बीच साइड पर हैं, लेकिन सुबह होते ही वह लोग वापस अपने घर के लिए चले जाएंगे। कल उनके कॉलेज का ऑफ है। पूरी बात सुनकर क्रिश उसे वहां से जाने की इजाजत देता है। राका वह फाइल क्रिश के पास रखकर वहां से चला जाता है। क्रिश उस फाइल को लेकर अपने कमरे में आता है और फाइल को साइड में रखकर आशी के दुपट्टे को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, आशी गुप्ता, आखिर चीज क्या हो तुम? तैयार हो जाओ फायरफ्लाई, एक नई जिंदगी में कदम रखने के लिए। कहते हुए उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। क्रिश अपने एक हाथ में आशी के दुपट्टे को लेकर दूसरे हाथ से फाइल को पढ़ते हुए बेड के बेड हेड पर अपना सर टिका देता है और अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। बाबी। ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता और वह एक बार फिर गहरी नींद में चला जाता है। तो दोस्तों, आखिर कौन है ये बाबी? आखिर क्या रिश्ता है उसका क्रिश के अतीत से? आखिर क्या करने वाला है क्रिश आशी के साथ? अगली सुबह
प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को सोने से पहले ही यह बता दिया था कि कल सुबह सब वापस अपने अपने घर के लिए निकलने वाले हैं, इसलिए सभी पैकिंग करके रेडी रहें। आशी और बाकी सभी स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद पैकिंग करने लगते हैं। अचानक आशी की नज़र अपने बैग में पड़े एक चिप पर पड़ती है। आशी उस चिप को देखते हुए खुद से कहती है, ये प्लास्टिक का टुकड़ा मेरा तो नहीं है। फिर वो कैथी से पूछती है, कैथी क्या ये तुम्हारा है? कैथी उसे देखते हुए कहती है, नहीं यह मेरा नहीं है, शायद किसी और बच्चे का होगा। कैथी उस चिप को आशी के हाथ से लेकर देखती है और फिर उसे यूजलेस कहकर फेंक देती है। हमारी भोली भाली देसी इंडियन आशी उस टुकड़े को उठाकर अपने पास रखते हुए कहती है, लाइफ में कोई भी चीज यूजलेस नहीं होती, इसकी भी कहीं ना कहीं सही जगह होगी। इतना कहकर आशी उस चीज को रख लेती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग बैग पैक करके बस में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कैंप के कारण सभी बच्चे काफी थके हुए थे, इसलिए उन्हें आज कॉलेज से ऑफ मिला था। आशी भी अपने घर आकर फ्रेश होती है और रेस्ट करने लगती है। वह जैसे ही बिस्तर पर गिरती है उसे नींद आ जाती है। दोपहर लगभग 2 बजे उसका फोन रिंग करता है। आशी कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से समर उसे बताता है, आशी मेरा दोस्त डेनिस, जिसके घर में हम लोग रह रहे हैं, वह आने वाला है। मैं अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2 दिन तक घर नहीं आ पाऊंगा, प्लीज तू उसका कमरा क्लीन कर देना। मैंने उसे तेरे बारे में बता दिया है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समर की बात सुनकर आशी ठीक है कहकर कॉल कट कर देती है और अपने आप से कहती है, चल बेटा आशी लग जा काम पर, यहाँ भी झाड़ू पोछा तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। लगता है तू अपनी किस्मत झाड़ू से लिखवा कर आई है। आशी उस थकान वाली हालत में नींद से उठकर अपने बगल वाले कमरे में जाकर सफाई करने लगती है। सफाई करते वक्त आशी ध्यान देती है उस कमरे का एक टेबल हिल रहा है, शायद उसके पैर बराबर नहीं है। ये देखकर आशी टेबल के नीचे कुछ लगाने के लिए ढूंढने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसके बैग में कुछ हिस्सा है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठेगा। वह जल्दी से अपने कमरे में जाकर बैग से उस चीज को निकालती है। ये चीज कुछ और नहीं बल्कि वह चिप है जिसे क्रिश पागलों की तरह ढूंढ रहा है, लेकिन इस बात से अनजान आशी उस चिप को लेकर टेबल के नीचे लगा देती है और टेबल अच्छे से बैलेंस हो जाता है। आशी खुश होते हुए कहती है, इसे कहते हैं देसी जुगाड़, मैंने कहा था ना, लाइफ में कोई भी चीज यूजलेस नहीं होती। लगभग आधे घंटे में आशी ने सारी सफाई कर दी थी, तभी उसके फोन पर कैथी का कॉल आता है। कैथी आशी को बताती है, हेलो आशी, सुन तेरे लिए एक सरप्राइज है। दरअसल आज एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी रॉकी डेविडसन का म्यूजिक कॉन्सर्ट है और हमारे पास उस कॉन्सर्ट की 3 टिकट है। मैं और जॉश जा रहे हैं, क्या तू हमारे साथ आएगी? कैथी की बात सुनकर आशी उसे साफ मना करते हुए कहती है, यार कैथी, मुझे इंग्लिश गानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वह मुझे समझ ही नहीं आते। जवाब में कैथी हंसते हुए कहती है, अरे आशी उनमें समझने वाली क्या बात है, म्यूजिक है, जस्ट उसे फील करना है। तू चलना हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। छोटी सी तो लाइफ है, उसे एंजॉय कर, ना जाने फिर तुझे यह मौका मिले या ना मिले। कैथी की बात सुनकर आशी भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। कैथी खुश होकर कहती है, हम लोग आधे घंटे में आ रहे हैं, तू रेडी रहना। आशी घड़ी में टाइम देखती है, इस वक्त शाम के 5 बजे बज रहे हैं। ठीक है तुम लोग आओ, मैं तैयार होती हूँ। कहकर आशी जल्दी से झाड़ू पोछा रखकर उस कमरे से निकल जाती है और अपने ड्रेस के पिटारे में से एक लाइट ग्रीन अनारकली सूट निकालती है और जल्दी से उसे पहनकर कानों में झुमका, हाथों में चूड़ियां, आंखों में काजल और लाइनर, होठों पर लाइट लिप बाम और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर रेडी हो जाती है। फिर वो अपने बालों को फ्रेंच चोटी बांधकर बिल्कुल टिपिकल इंडियन ब्यूटी लग रही थी। आशी इस बात पर ध्यान ही नहीं देती कि वह इस वक्त कितनी क्यूट और प्यारी लग रही है। थोड़ी ही देर में जॉश और कैथी आ जाते हैं। आशी घर से निकलकर जब उन लोगों को ज्वाइन करती है तो वह लोग ऊपर से नीचे तक उसे देखते ही रह जाते हैं। जॉश का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह आशी से कहता है, वाओ आशी, यू लुक सो ब्यूटीफुल। आशी मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती है। कैथी थोड़ा झीझते हुए कहती है, वैसे ये ड्रेस में तू बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम लोग लाइव कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। अगर तू कोई जीन्स या टॉप पहनती तो ज्यादा अच्छा लगता, बट ये ड्रेस भी अच्छी है। कैथी की बात सुनकर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, देश चाहे कैसा भी हो मेरा भेष वही रहेगा, क्योंकि देश बदलने से संस्कार नहीं बदलते। मुझे छोटे छोटे वेस्टर्न आउटफिट अच्छे नहीं लगते, मैं अपनी इंडियन ड्रेस में ही बहुत खुश हूँ। अब चलो जल्दी चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। कैथी और जॉश मुस्कुराकर आशी के साथ निकल जाते हैं। कॉन्सर्ट में पहुंचते हुए उन्हें शाम के 7 बजे बज गए थे। यहाँ रॉकी अपने बाकी गानों पर डांस करते हुए गाने गा रहा था।
वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग रॉकी के लिए चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। रॉकी सचमुच बहुत अच्छा गाना गाता था, लेकिन हमारी देसी आशी, सब गाने उसके सर के ऊपर से निकल रहे थे। आसपास खड़े सभी लोग गानों को एंजॉय कर रहे थे और आशी बोर हो रही थी। आशी अपने आप से कहती है, ये भी कोई गाना है? सिर्फ लाउड म्यूजिक बज रहा है, कोई फीलिंग ही नहीं है। इससे अच्छे तो अरिजीत सिंह के गाने होते हैं, हाय सीधा दिल पर वार करते हैं। ये सिंगर तो मुझे कुंभ के मेले में बिछड़ा टोनी कक्कड़ का सगा भाई लग रहा है। इससे अच्छा तो लॉलीपॉप गाना है, कम से कम उस पर कमर हिलाकर डांस तो कर सकते हैं, कमरिया करे लपाल्प। कहते हुए आशी कमर हिलाने लगती है। कैथी और जॉश भी अपने आप में बिजी उस गाने को एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद आशी बोर होकर अपने कानों में हेडफोन लगाकर अरिजीत सिंह के गाने लगाकर सुनने लगती है और गाने को फील करके उस पर झूमने लगती है। तभी रॉकी अनाउंस करता है और बताता है, अगला गाना मैंने किसी खास पसंद को देखकर लिखा है। वह कौन है, कहाँ है, कैसी है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी इंस्पिरेशन है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सॉन्ग मूनलाइट कहकर रॉकी गाना गाने लगता है। ये गाना भी इंग्लिश में था, लेकिन सभी लोगों को गाना बहुत अच्छा लग रहा था, सभी उसे फील कर रहे थे और आशी इस बात से अनजान अपने ही गाने में मस्त थी। तभी स्टेज की फ्लैशलाइट सभी लोगों पर फोकस करते करते अचानक आशी पर आकर रुक जाता है। हालांकि ये एक कोइंसिडेंस था, लेकिन रॉकी की नजर आशी पर ही रह जाती है। वह आशी को ऊपर से नीचे तक एकटक निहारते रह जाता है, क्योंकि आशी इस वक्त बिल्कुल एक इंडियन ब्यूटी की तरह बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही है। आशी को इस बात का ध्यान ही नहीं था, वह अपनी आंखें बंद करके गाने को एंजॉय कर रही थी। तभी रॉकी गाना गाते हुए आशी की तरफ इशारा करके उसे स्टेज पर आने के लिए इनवाइट करता है, जिसे देखकर सभी फैंस खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मौके बहुत कम ही मिलते हैं। एक सच्चे प्रशंसक के लिए यह मौका किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। रॉकी के कॉन्सर्ट में यह आम बात थी, क्योंकि रॉकी अक्सर अपने फैंस को स्टेज पर आने का मौका देता था। कैथी जब ये देखती है रॉकी गाना गाते हुए आशी को अपने साथ स्टेज पर बुला रहा है और आशी आंखें बंद करके अपनी ही धुन में लगी हुई है, उसे उस पर गुस्सा आता है। कैथी आशी के पेट में एक मुक्का मारती है, जिससे आशी अपने होश में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या है, शांति से एक गाना भी नहीं सुनने दे रही। कैथी मुंह बनाते हुए आशी से कहती है, बेवकूफ गधी, इतना बड़ा रॉकस्टार तुझे अपने साथ स्टेज पर बुला रहा है और तू शांति से गाना सुन रही है। जा जल्दी स्टेज पर, तुझे पता है ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जिसका सपना हर फैन देखता है। कैथी की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना, मुझे तो उसका गाना भी समझ नहीं आ रहा, तू चली जा। कैथी अपना माथा पीट लेती है और आशी को एक चपत लगाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ, वह तुझे कौन सा अपने साथ गाना गाने बुला रहा है, बस जाकर उसे ज्वाइन कर और फोटो खींचवा, अब जा भी जल्दी। कहते हुए कैथी आशी को धक्का मारते हुए आगे की तरफ भेजती है। ना चाहते हुए भी आशी धीरे धीरे स्टेज की तरफ जाने लगती है और कान्हा जी का नाम लेते हुए कहती है, कान्हा जी आज तो मैं बुरी फंसी, कहीं यह मुझसे कुछ गाने के बारे में पूछ न ले। रॉकी मुस्कुराते हुए आशी के आने का इंतजार कर रहा था। इस बीच उसने एक पल के लिए भी गाना गाना नहीं छोड़ा था। आशी जैसे ही स्टेज के पास पहुंचती है, रॉकी उसका हाथ पकड़कर अपने साथ स्टेज पर आने में उसकी मदद करता है। थोड़ी ही देर में रॉकी गाना खत्म करता है और आशी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहता है, सो मिस ब्यूटीफुल, क्या नाम है तुम्हारा? आशी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाय आई एम आशी, आशी गुप्ता। ओह आशी, बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा, वैसे क्या मैं तुम्हारे नाम का मतलब जान सकता हूँ? आशी मुस्कुराकर अपने नाम का मतलब बताते हुए कहती है, मेरे नाम का मतलब है हैप्पीनेस, ऐसी इंसान जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाती है। आशी के नाम का मतलब जानकर रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे नाम का मतलब भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है। बाय द वे, तुम दिखने में इंडियन लग रही हो, क्या तुम इंडिया से हो? आशी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं इंडिया से हूँ और यहाँ पढ़ाई के लिए आई हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, क्या तुम मेरे साथ सॉन्ग में ज्वाइन करोगी? तुम्हें मेरा कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? ये बात सुनकर आशी के हाथ पर फूलने लगते हैं। वह अपने दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए अपने आप से कहती है, हे कान्हा जी, मैं तो बुरी फंस गई, मुझे तो इसका कोई भी गाना नहीं पता, बल्कि इसने अभी कौन सा गाना गाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं हेडफोन लगाकर अरिजीत सिंह के गाने सुन रही थी। खुशकिस्मती से इस वक्त आशी के मुंह से माइक दूर था और आशी ने यह बातें हिंदी में कही थी, ये जाने बगैर कि रॉकी को भी हिंदी आती है। रॉकी उसकी बात सुनकर हंसते हुए हिंदी में कहता है,
तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरा गाना पसंद या समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। रॉकी की हिंदी सुनकर आशी आंखें फाड़े उसे देखते हुए कहती है, आपको हिंदी आती है? लेकिन कैसे? आप तो अंग्रेज हो, मेरा मतलब अमेरिकन हो। रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, बस यूं ही थोड़ी थोड़ी आती है। वैसे तुम्हें किस तरह के गाने पसंद है? तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम गाने को बहुत एंजॉय कर रही थी। तुम किस सिंगर का गाना सुन रही थी? आशी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझे इंग्लिश गाना समझ नहीं आता और मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे आपने बहुत अच्छा गाना गाया, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, लेकिन हर किसी की चॉइस अलग होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे मैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल का हिंदी गाना सुन रही थी। रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मुझे वह गाना सुनाओगी? क्या तुम मेरे साथ वह गाना गाओगी? आशी यह बात सुनकर काफी हैरान थी। वह मुस्कुराते हुए पूछती है, आप सचमुच वो गाना गाएंगे? हाँ गाऊंगा, अगर तुम साथ दो तो। बोलो, साथ दोगी मेरा? रॉकी आशी की आंखों में आंखें डाल के बड़े स्टाइल से पूछता है, जिस पर आशी मुस्कुरा कर कहती है, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। आशी की बात सुनकर रॉकी अनाउंस करते हुए कहता है, मेरे दोस्तों, आप लोगों ने आज तक मुझसे इंग्लिश गाना सुना है। आज मैं अपनी इस इंडियन फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर एक हिंदी गाना गाऊंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसमें मेरी नई दोस्त मेरा साथ देगी। आखिर वह कौन सा गाना है जो रॉकी का दिल चुराएगा? आशी और रॉकी की मुलाकात कैसे बदलेगी इन दोनों के जीवन की दिशा? आगे देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।